प्रिया बेटा जरा ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल पर रखी पत्रिका देना, पढ़ूंगा तो थोड़ा समय बीत जाएगा। आलोकनाथ ने अपने कमरे से आवाज़ लगाई। आराम कुर्सी पर वह लगभग लेटे ही हुए थे और खुद उठकर बाहर जाने का उनका मन नहीं हुआ। पता नहीं क्यों आज इतनी उदासी हावी है। खालीपन तो पत्नी के जाने के बाद से उनके अंदर समा चुका है, पर कट गई थी जिंदगी बच्चों को पालते हुए। शारदा की तस्वीर की ओर उन्होंने देखा। बाहर ड्राइंग रूम में नहीं लगाई थी उन्होंने वह तस्वीर, उसे अपने पास रखना चाहते थे, वैसे ही जैसे इस कमरे में वह उनके साथ रहा करती थी जाने से पहले। प्रिया तो उनकी एक आवाज़ पर बचपन से ही दौड़ दौड़ कर काम करने की आदी है। शारदा के गुजर जाने के बाद वह उस पर ही पूरी तरह निर्भर हो गए थे। बेटा तो शुरू से ही उनसे दूर रहा था, पहले पढ़ाई के कारण हॉस्टल में और फिर बाद में जॉब लगने के कारण दूसरे शहर में। एक सहज रिश्ता या कहे कंफर्ट लेवल उसके साथ बन नहीं पाया था। हालांकि वह जब भी आता था पापा की हर चीज़ का ख्याल रखता था, ज़रूरत की चीज़ें जुटा कर जाता था ताकि पापा और प्रिया को कोई परेशानी ना हो। बेटे ने जब भी उनके पास आना चाहा, ना जाने क्यों वह एकदम पीछे हट जाते थे। एक अबूझ सी दीवार खींची थी उन्होंने। किसी शिकायत या नाराज़गी की वजह से ऐसा नहीं था, और कारण वह खुद भी नहीं समझ पाए थे और ना ही बेटा। शारदा की मृत्यु की वजह वह नहीं था, फिर भी उन्हें लगता था कि अगर वह उन छुट्टियों में घर आ जाता तो शारदा कुछ दिन और जी लेती। हॉस्टल में फुटबॉल खेलते हुए उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था और उसके लिए यात्रा करना मुश्किल सा था। छोटा ही तो था, 7th क्लास में, घर से दूर था, इसलिए चोट लगने पर घबरा गया था। बार बार उसे बुखार आ रहा था और अकेले भेजना संभव नहीं था। और आलोकनाथ शारदा को ऐसी हालत में नन्ही प्रिया के भरोसे उसे लेने भी नहीं जा सकते थे। ये मलाल भी उन्हें हमेशा सताता रहा कि काश वह चले जाते तो माँ जाते जाते अपने बेटे को देख तो लेती। वह 3 साल से कैंसर से जूझ रही थी। तभी तो विवेक को हॉस्टल भेजने का फैसला लिया गया था। यही तय हुआ था कि 3 साल बाद जब प्रिया 6वीं कक्षा में आ जाएगी तो उसे भी हॉस्टल भेज देंगे। आखिरी दिनों में प्रिया को सीने से चिपकाए शारदा विवेक को ही याद करती रही थी। विवेक ने भी बड़े होने के बाद प्रिया से कहा था, पापा मुझे लेने आ जाते या किसी को भेज देते तो मैं माँ से मिल तो लेता। प्रिया जो समय से पहले ही बड़ी हो गई थी, इस प्रकरण से हमेशा बचने की ही कोशिश करती थी। बेकार में दुख को और क्यों बढ़ाया जाए। किसकी गलती थी, किसने क्या नहीं किया, इस पर अगर अटके रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। माँ को तो जाना ही था। दोष देने और खुद को दोषी मानना फिजूल है। तभी से वह उन दोनों के बीच ही कड़ी बन गई थी, चाहे अनचाहे। पापा को लेकर हालांकि विवेक ने कभी भी विरोधात्मक रवैया नहीं रखा था और न ही प्रिया को लेकर कोई द्वेष था मन में। भाई बहन में खूब प्यार था और एक सहज रिश्ता भी। रूठना, मनाना, लड़ाई झगड़ा और अपनी बातें शेयर करना, जैसा कि आम भाई बहन के बीच होता है। लेकिन पापा और भाई की यही कोशिश रहती कि उसके द्वारा एक दूसरे तक बात पहुंच जाए। ये कहना गलत ना होगा कि प्रिया पापा और भाई के बीच एक सेतु का काम करती थी। उसके माध्यम से अपनी अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना उन दोनों को ही आसान लगता था। कभी कभी प्रिया को लगता था कि उसकी वजह से ही पिता पुत्र दोनों किनारों पर छिटके रहे। वह ऐसी नदी बन गई जिसकी लहरें दोनों किनारों पर जाकर बहाव को यहाँ वहाँ धकेलती रहती है, लेकिन दोनों किनारों के बहाव को चाहकर भी आपस में एक कर पाने में असमर्थ रही है। बचपन की बात अलग है, तब उसे उन दोनों के बीच माध्यम बनने में बहुत आनंद आता था। लगता था कि वो बहुत समझदार है। माँ भी बहुत हंसा करती थी कि देखो छुटकी को बड़ा बनने में कितना आनंद आता है, अभी से क्यों इन पचड़ों में पड़ती है। बड़े होने पर तो जिम्मेदारियों के भारी भारी बोझ उठाने ही पड़ते हैं, वो अक्सर कहती। लेकिन उसे तो पापा और भाई दोनों पर रोब झाड़ने में बहुत मज़ा आता था।
पर अब जिंदगी और रिश्तों के मर्म को समझने के बाद उसे एहसास हो चुका था कि उसका माध्यम बने रहना कितना गलत है। दूरियां तभी खत्म होगी जब वह बीच में नहीं होगी, पर उसके बिना जीने की कल्पना दोनों ही नहीं करना चाहते थे। नदी बस निर्विघ्न बहती रहे तो रिश्ता रितेगा नहीं, सूखेगा नहीं। आवाज लगाने के बाद आलोकनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। प्रिया तो अब है ही नहीं यहाँ। ये लीजिए पापा जी। सुधा ने जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी, मैगजीन लेकर तुरंत उनके कमरे में उपस्थित हो गई। पापा जी और कुछ चाहिए? उसने बहुत ही शालीनता से पूछा। नहीं, कुछ चाहिए होगा तो खुद ले लूँगा। भूल गया था पल भर को कि प्रिया नहीं है। तिरस्कार, कटुता, क्रोध मिश्रित तीक्ष्ण स्वर और चेहरे पर फैली कठोरता, इस तरह की प्रतिक्रिया और व्यवहार की सुधा को आदत हो गई है अब। पापा जी उससे सीधे मुंह बात नहीं करते, कोई बात नहीं, पर वह अपना फर्ज निभाने में कभी पीछे नहीं हटती। सुधा समझती है कि प्रिया की कमी उन्हें खलती है, इसलिए बहुत खिन्न रहने लगे हैं। आखिर बरसों से प्रिया पर निर्भर रहे हैं। वह उनकी हर आदत से परिचित है, जानती है कि उन्हें कब क्या चाहिए। रिटायर होने के बाद से तो वे छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ही उखड़ने लगे हैं। शुरुआत में सुधा को बुरा लगता था, पर अब नहीं। शादी हुए 2 साल ही हुए हैं और 1 साल से प्रिया यहाँ नहीं है। पता नहीं क्यों दूसरे शहर की नौकरी को उसने प्राथमिकता दी, जबकि यहाँ भी ऑफर थे उसके पास नौकरी के। कुछ कुछ तो वह इसकी वजह समझती थी। प्रिया कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं करती थी। सुधा ने तब मन ही मन उसे सराहा भी था, पर उसके जाने की बात वह सहम भी गई थी। कैसे संभालेगी वह घर को, पिता बेटे के बीच पसरे ठंडेपन को। कितने कम शब्दों में संवाद होता है, बाप रे। वह तो अपने पापा से इतनी बातें करती थी कि सब उसे चैटर बॉक्स कहते हैं। उसका भाई भी तो पापा से ही चिपका रहता है और माँ दिखावटी गुस्सा करती है कि माँ से तो तुम दोनों को कोई लगाव ही नहीं है, पर भीतर ही भीतर बहुत खुशी महसूस करती है। बच्चों को पिता से लगाव होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माँ से प्यार और आत्मीयता का संबंध सहज और स्वाभाविक ही होता है। उसके लिए प्रयत्न नहीं करने पड़ते। उस पर ठहरी वह एक विजातीय लड़की। बेटे ने लव मैरिज की, यह बात भी पापा जी को बहुत खटकती है। सुधा जानती है। वह तो प्रिया ने स्थिति को संभाल लिया, वरना विवेक उसे लेकर अलग हो जाने पर आमादा हो गया था। दोनों के बीच सेतु बन रिश्तों पर किसी तरह पैबंद लगा दिया था। सुधा भी शादी के बाद प्रिया पर बिल्कुल निर्भर थी। ननद भाभी से ज़्यादा उनके बीच दोस्त का रिश्ता अधिक था। जब उसने विवेक से शादी करने का फैसला लिया था तो माँ के मन में आशंकाएं थीं। इतने समय से प्रिया ही घर संभालती आ रही है, पूरा राज है उसका। कहीं वह तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से वंचित ना कर दे। विवेक भी तो उसकी कोई बात नहीं टालता है, जबकि है उससे छोटी। कहीं सास बनने की कोशिश ना करे। संभल कर रहना और अपने अधिकार ना छोड़ना। कुंवारी ननद वैसे भी जी का जंजाल होती है। सुधा को ना तो अपने अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ा और ना ही उसे लगा कि प्रिया निरंकुश शासन करना चाहती है। हनीमून से जब वे लौट कर आए थे और सहमे कदमों से जब सुधा ने रसोई में कदम रखा था तो घर की चाबियों का गुच्छा उसे थमाते हुए प्रिया ने कहा था, भाभी संभालो अपना घर, बहुत निभा ली मैंने जिम्मेदारियाँ, थोड़ा मैं भी जी लूँ। विवेक को पापा को जैसे चाहे संभालो, पर मुझे मुक्ति दे दो। आपकी सहायता करने को हमेशा तत्पर रहूँगी। ऐसे टिप्स भी दूंगी जिनसे आप इन 2 मिसाइलों से निपट भी लेंगी। बचपन से बड़े पैतरे अपनाने पड़े हैं तो सब दिमाग में रजिस्टर हो चुके हैं। सब आपको दे दूंगी ताकि मेरा दिमाग खाली हो और उसमें कुछ नई और फ्रेश चीज़ें भर दे। मुस्कुराते हुए जिस अंदाज से प्रिया ने कहा था, उससे सुधा को जहाँ हंसी आ गई थी वहीं सारा डर भी दूर हो गया था। बेकार ही कुंवारी नंदों को बदनाम किया जाता है। उनसे अच्छी सहेली और कौन हो सकती है ससुराल में। उसके बाद प्रिया ने जैसे एक बैक सीट ले ली थी और सुधा ने मोर्चा संभाल लिया था। पापा को सुधा को दिल से स्वीकारने और बेटी जैसा सम्मान व स्नेह मिलने के लिए प्रिया को यही सही लगा था कि वह एक दूरी बना ले। इससे प्रिया पर पापा की निर्भरता कम होगी, साथ ही सुधा को वह समझ पाएंगे और विवेक को भी। सेतु नहीं होगा तो खुद ही संवाद स्थापित करना होगा उन दोनों को। भाभी,
आप उन दोनों के बीच सेतु बनने की गलती मत करना। आपको बहुत कुछ नज़रअंदाज करना होगा। बेशक इन लोगों को लगे कि आप उनकी उपेक्षा कर रही हैं। प्रिया ने कहा था तो सुधा ने उसका माथा चूम लिया था। 3-4 साल ही तो छोटी है उससे, पर एक ठोस संबल उसे भी चाहिए होता ही होगा। लाओ तुम्हारे बालों में तेल लगा देती हूँ, सुधा ने कहा था। तो प्रिया झट से अपने लंबे बालों को खोलकर फर्श पर बैठ गई थी। कोई पैम्पर करे तो कितना अच्छा लगता है। तब सुधा ने उसे अपनी गोदी में लिटा लिया था। भाभी, लगता है मानो माँ की गोदी में लेटी हूँ। तरस गई थी इस लाड़ के लिए। लोगों को लगता है कि घर की सत्ता मेरे हाथ में है, इसलिए मैं खुशनसीब हूँ। किसी की हिम्मत नहीं कि रोकटे टोके, पर उन्हें कौन समझाए कि रोकना टोकना, प्रतिबंध लगाना या डांट सुनना कितना अच्छा लगता है। तब ये नहीं लगता है कि हम किसी जिम्मेदारी के नीचे दबे हैं। दूरियां कभी कभी कितनी अच्छी हो सकती हैं, सुधा को एहसास हो रहा था। प्रिया के जाने के बाद उसे बहुत परेशानियां आई। पिता बेटे के बीच अक्सर छाया रहने वाला मौन और बात बात पर पापा जी का उसे अपमानित करना, उसकी गलतियां निकालना और विजाती होने के कारण उसकी सही बात को भी गलत ठहराना। सुधा ने भी ठान लिया था कि वह कभी पापा जी की बात को नहीं काटेगी। अपमान का घूंट पीना उसके लिए कोई आसान नहीं था, पर विवेक और प्रिया के सहयोग से उसने धैर्य की कुछ घुट्टी यहाँ पी ली थी और कुछ वह अपने साथ सहनशीलता को एक तरह से दहेज में ही लेकर आई थी। माँ ने ये पाठ बचपन से पढ़ाया था, क्योंकि वह इतना तो जानती थी कि चाहे आप कितना ही क्यों ना पढ़ लिख जाए, कितने ही पुरुषों से आगे क्यों ना निकल जाए, सहनशीलता की आवश्यकता हर मोड़ पर पड़ती है गृहस्थी चलाने के लिए। शायद इसे वह परंपरा ही मानती थी। वह चुपचाप पापा जी के सारे काम करती, समय पर उनको खाना देती, दवा देती और सुबह शाम सैर करने के लिए जिद करके भेजती। वह कुछ अलग नहीं कर रही थी, ऐसा तो वो अपने मायके में भी करती थी। केवल रिश्ते का नाम यहाँ अलग था, पर रिश्ता तो वही था, पिता का। उससे गलतियाँ होती थी, स्वाभाविक ही है, तो क्या हुआ। प्रिया कहती, ज़्यादा मत सोचो भाभी, बहुत गड़बड़ हुई तो मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूंगी नहीं। ये मत सोचना कि मैंने अपनी आज़ादी पाने के लिए यह कदम उठाया। मैं तो केवल आपको उस घर में आपका अधिकार दिलाना चाहती हूँ। पापा जी को थोड़ा सक्रिय भी होना पड़ेगा, वरना जंग लग जाएगी उनके शरीर में और फिर मन में। असहाय और अकेले होने की भावना से खुद को ही आहत करते रहेंगे और दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे हर काम के लिए। उन्हें मन की उदासी से निकलकर पहले खुद के लिए और फिर दूसरों के लिए जीना सीखना होगा। अपने को दोषी मानकर और आत्म प्रताड़ना और स्वयं पर दया करते रहना उनका स्वभाव सा बन गया है। हम केवल मदद कर सकते हैं, पर निकलना उन्हें खुद ही होगा, फिर चाहे उन्हें कुछ झटके ही क्यों ना देने पड़े। आसान नहीं है, पर भाभी अब तो मुझे भी वह फ़ोन पर बहुत कुछ सुना देते हैं। मज़ा आता है, कम से कम मुझे पैडल स्टल से तो उतार रहे हैं। अब थोड़ी कम थकान महसूस करती हूँ, पर आपको थकाने के लिए सॉरी। चलो भैया से थकान उतरवा लेना। हंसी थी वह जोर से। सुधा के चेहरे पर लाली छा गई थी। जब रोज़ एक ही स्थिति से गुजरना पड़े तो वह आदत बन जाती है और फिर खलती नहीं है। आलोकनाथ जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। देख रहे थे कि बेटा बहू उनका कितना ध्यान रखते हैं। बेटे के साथ संवाद बढ़ गया था, क्योंकि सुधा ने सेतु बनने से साफ मना कर दिया था। फिर नाराज़गी करे भी तो किस बात पर? कब तक बेवजह नुक्स निकालते रहेंगे? जब वो पार्क में सैर करने जाते हैं तो देखते सुनते तो हैं कि बूढ़े माँ बाप के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं बेटा बहू। कुछ तो खाने के लिए तरसते रहते हैं, ना समय पर खाना मिलता है ना दवा, और पैसे के लिए भी हाथ फैलाते रहो। महानगरीय जीवन की त्रासदी से अवगत है वह। भाग्यशाली है कि उनकी दशा सुखद है। पेंशन का पैसा बैंक में ही पड़ा रहता है, जब जो चाहे खरीद लेते हैं, खर्च कर लेते हैं। विवेक तो एक बार कहने पर ही सारी चीज़ें जुटा देता है। प्रिया नहीं है तब भी ज़िंदगी मज़े से कट रही है उनकी। जब इंसान आत्म मंथन करने लगता है तो दिमाग में लगे जाले साफ होने लगते हैं। पिता बेटे के बीच खिंची दीवार धीरे धीरे ही सही दरकने लगी थी। बहू बेटी नहीं बन सकती, ये मानने वाले आलोकनाथ उसे बहू का दर्जा देने लगे थे, उसके विजाती होने के बावजूद। प्रिया ने जो दूरियां बनाई थी वे सुधा को
विवेक को उनके पास ला रही थी। प्रिया, आलोकनाथ ने जैसे ही आवाज़ लगाई तो उसे गले में ही रोक लिया। कमरे के भीतर ही सिमट गया प्रिया का नाम। सुधा, मैं आज शाम को खिचड़ी ही खाऊंगा, साथ में सूप बना देना अगर परेशानी ना हो तो। किचन के दरवाजे पर खड़े आलोकनाथ ने धीमे स्वर में कहा। झिझक थी उनके स्वर में। समझती है सुधा, वक्त लगेगा दूरियां ख़त्म होने में। एक एक कदम की दूरी ही बेशक तय हो, पर शुरुआत तो हो गई है। वह इंतज़ार करेगी जब पापा जी उसे बहू नहीं बेटी समझेंगे। प्रिया भी तो कब से उस दिन का इंतज़ार कर रही है। वह जानबूझकर आती नहीं है मिलने भी कि कहीं पापा उसे देख फिर सुधा के प्रति कठोर ना हो जाए। बहुत ग्लानि होती है कई बार भाभी, मेरी वजह से आपको इतना सब झेलना पड़ रहा है। कल जब सुधा से बात हुई तो प्रिया ने कहा था, गिल्ट फीलिंग से बाहर निकलो प्रिया, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ थोड़े दिनों के लिए, विवेक भी मिस कर रहे हैं तुम्हें। सुधा ने सोचा कल ही प्रिया को फ़ोन करके कहेगी कि उसे आ जाना चाहिए मिलने, बेटी है वह घर की। सुधा को अधिकार दिलाने के चक्कर में अपना अधिकार और अपने हिस्से के प्यार को क्यों छोड़ रही है वह तो कितना तड़प रही है सबसे मिलने के लिए। फ़ोन पर चाहे कितनी भी बातें कर लो, पर आमने सामने बैठकर बात करने का मज़ा ही कुछ और होता है। सारी भावनाएं चेहरे पर दिखती है तब। अरे पापा जी, बिल्कुल बन जाएगा, मैं आज खिचड़ी ही खाऊंगा और साथ में सूप। वाह, मज़ा आ जाएगा। विवेक उनके साथ आकर खड़ा हो गया था। दोनों साथ साथ खड़े थे। अपनेपन की एक सोंधी खुशबू खिचड़ी के लिए बनाए तड़के के साथ उठी और सुधा को लगा जैसे आज देहरी पार कर उसने सचमुच अपने घर में प्रवेश कर लिया है। शादी से पहले अनु के मन में हजार डर बैठे थे। सास का आतंक, ससुर का खौफ, नंदों का डर और देवर जेठ से घबराहट। पर शादी के बाद लगा बेकार ही तो वह डरती घबराती थी। ससुराल में तालमेल बिठाना इतना भी मुश्किल तो नहीं। वैसे अनु बचपन से ही मेहनती थी। शादी हुई तो जैसे सबको खुश करने का उसमें एक जुनून सा सवार हो गया। सबसे पहले जागना और सबके बाद सोना। सास नंदों के हिस्से के काम भी उसने खुशी खुशी अपने सिर ले लिए थे। जब रोजमर्रा की जिंदगी में ये हाल था तो शिखा निधि की शादी का क्या आलम होता। रात रात जागकर उनकी चुनरियां सजाने से मेहंदी रचाने तक का काम भी अनु ने ही किया। औरों के लिए शिखा निधि की शादी 4-5 दिन की दौड़ धूप भले ही हो, पर अनु के लिए महीनों की मेहनत थी। एक एक साड़ी का फॉल टाकने से लेकर पेटीकोट और ब्लाउज तक उसी ने सिले। चादरें, तकियां, गिलाफ और मेज पोस्ट जो उसने भेंट में दिए, उनको भी जोड़ लें तो सालों की मेहनत हो गई। पर अनु को देखिए तो चेहरे पर कहीं शिकन नहीं। सहजता से अपनापन बांटना, सरलता से देना, सुंदरता से हर काम करना आदि अनु के बिल्कुल अपने मौलिक गुण थे। शिखा अनु की हम उम्र थी, इसलिए उससे ज्यादा दोस्ती हो गई। अनु की आड़ में शिखा खूब मटर गश्ती करती, सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाती, फिल्में देखती और अनु उसे डांट पड़ने से बचा लेती। अनु जब मैले कपड़े के ढेर से जूझ रही होती तो कभी कभी शिखा उसके पास मच्छियाँ डालकर बैठ जाती और उसे देखी हुई फिल्म की कहानी सुनाती। यह अनु के मनोरंजन का एकमात्र साधन था। शिखा की शादी के समय अनु के ससुर भी जीवित थे, पर इस शादी की लगभग सारी ही जिम्मेदारी अनु और उसके पति राजीव के ऊपर रही। राजीव को कंपनी में नौकरी मिलते ही पिता अपनी शॉप से यूं पीछा छुड़ाने लगे जैसे अब उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ही ना हो। जब मन होता दुकान पर बैठते, जब मन होता ताला लगाकर घूमने निकल जाते। रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना भी वह बहुत रखते। कभी कभी राजीव भी कहता, पिताजी रिश्तेदारों के यहाँ ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो उनको डांट पड़ती कि तुम मुझसे ज्यादा दुनियादारी समझते हो क्या, और जाता हूँ तो उन पर बोझ नहीं बनता, जितना खाता हूँ उससे ज्यादा उन पर खर्च करता हूँ, समझे। राजीव को चुप होना पड़ता।
पिता ने बाहर हाथ खोलकर खर्च किया और बेटी की शादी में पूजा, पंडित जी और अपने रिश्तेदारों की विदाई के खर्चे के अलावा सारा खर्च राजीव पर डाल दिया। राजीव और अनु ने माँ से बात की तो उन्होंने किनारा दिखा दिया, मुझे कोई मतलब नहीं। राजीव जाने, राजीव का बाप जाने, मैं कमाती तो नहीं हूँ कि मुझसे पूछते हो। कहते कहते माँ ने अपनी मोटी करधनी राजीव को सौंप दी। करधनी से शिखा के कुछ गहने तो बन गए, पर उसका मुंह सूज गया। उसके चेहरे की सूजन तभी उतरी जब अनु ने अपना इकलौता गले का हार उसके गले में पहना दिया। इस शादी में शिखा की मांग पूरी करते करते ही राजीव की जमा पूंजी खत्म हो गई। बाकी सब कुछ कर्ज लेकर किया गया। कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी से बचते बचाते पिता तो दुनिया से ही चले गए और माँ ने अपना मंगलसूत्र राजीव के हाथों में रख दिया। वह मंगलसूत्र अनु ने निधि के गले में डाला, बेचा नहीं। राजीव एक दक्ष टेक्नीशियन था, आय अच्छी थी, कर्ज चुकाने में वह चूकता नहीं था, लेकिन घर के लिए उसे बहुत सी कटौतियां करनी पड़ती। अथर्व व ईशान के जन्म पर अनु को ठीक से पोषण नहीं मिल पाया, लेकिन उसने कभी इसकी कोई शिकायत नहीं की। राजीव की माँ जैसे तटस्थ थी, अंत तक वैसी ही बनी रही। निधि की शादी तय भी नहीं हुई थी और माँ दुनिया से चली गई। अब तो अनु और राजीव को ही सब करना था। शिखा की शादी का कर्ज चुका ही था कि निधि की शादी के लिए कर्ज लेना पड़ा, और निधि को विदा करके कमर सीधी भी ना की थी कि कंपनी में कर्मचारियों की छटनी होने लगी। राजीव को विश्वास था अपने काम पर, अपनी मेहनत पर। उसे भरोसा था छटनी की लिस्ट में उसका नाम कभी नहीं होगा। पर एक दिन वह भी आया जब राजीव को भी घर बैठना पड़ा। तमाम खींचतान और प्रयासों के बाद आखिर कंपनी बंद हो गई, तो फिर कैसा ही कर्मचारी क्यों ना हो, उसकी नौकरी बचती कैसे। नौकरी जाने का सदमा राजीव के अंदर इस कदर बैठा कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। अनु के तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसके सामने स्कूल जाते अथर्व, ईशान थे, तो बिस्तर पर पड़े राजीव को भी उसे ही खड़ा करना था। रात दिन जुटकर उसने राजीव को अवसाद के कुएं से निकालने के प्रयास किए। इसी बीच निधि को सरकारी नौकरी मिल गई थी। अनु के लिए यह डूबते को तिनके का सहारा था। कर्ज की एक किस्त और ईशान अथर्व की फीस उसने अपने कंगन बेचकर भरी थी। निधि मिलने आई तो अनु ने उसके आगे सारी बातें रख दी। निधि 4 दिन रही थी और जाते हुए बोली, ठीक है भाभी, तुम्हारी हालत सही नहीं है, इसलिए विदाई की साड़ी और मिठाई मैं अपने पैसों से खरीद लूँगी, और ये 200 रुपये भी रखो ईशान और अथर्व के लिए, मेरी ओर से कुछ ले लेना। अनु ने रुलाई रोकते हुए 200 का नोट ले लिया और आशा भरे स्वर में कहा, निधि, इस बार के तनख्वाह से हो सके तो कुछ भेज देना। तुम तो जानती हो कि हम कर्ज में डूबे हैं। तुम्हारे भैया संभले तो ही कुछ कर सकेंगे ना। देखूंगी भाभी, निधि ने अनमनी सी होकर कहा। मुश्किल समय में अनु ने अपनी अंगूठियां और झुमके भी बेचे और एक रेडीमेड कपड़े की दुकान से घर पर काम लाना भी शुरू कर दिया। कंपनी से बकाया पैसा मिलते मिलते 6 महीने लग गए। इस बीच अनु ने एक कमरा किराए पर उठा दिया और अपनी सारी गृहस्थी 1.5 कमरों में ही समेट ली। इन सारे प्रयासों से जैसे तैसे 2 समय पेट भर रहा था और बच्चे स्कूल से निकाले नहीं गए थे। साल पूरा होते ही अनु ने अथर्व और ईशान को पास के एक सस्ते स्कूल में डाल दिया। बच्चों के लिए यह एक बड़ा झटका था, पर वे समझदार थे और अपने माता पिता की तकलीफ को देखते समझते पैदल स्कूल आते जाते और नए वातावरण में सामंजस्य बिठाने की भरपूर कोशिश करते। नौकरी छूटने के 6 महीने के बाद जो रकम कंपनी की ओर से राजीव को मिली, वह निधि की शादी का कर्ज चुकाने में चली गई। निधि के पास अच्छा घर-वर था, सरकारी नौकरी थी, पर उसने 200 रुपये खर्च करने के बाद 6 महीने में पीछे पलट कर भी नहीं देखा। शिखा सर्दियों में 2 दिन के लिए आई थी। अनु को
फटा पुराना कार्डिगन पहना देखकर अपना एक कार्डिगन उसके लिए छोड़ दी और अथर्व ईशान के लिए कुछ स्केच पेन और पेंसिल रबड़ खरीद कर दे गई थी। शिखा के पति पहले अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में आते और कई कई दिनों तक राजीव अनु के घर में बेहिचक बिना एक पैसा खर्च किए डटे रहते थे। वह भी इन 6 महीनों में घर के दरवाजे पर पूछने नहीं आए। अनु मन ही मन सोचती रहती, क्या शिखा के पति इस बीच एक बार भी यहाँ नहीं आए होंगे? आए होंगे जरूर, और 1-2 दिन होटल में रुककर अपना काम जल्दी जल्दी पूरा करके लौट गए होंगे। यहाँ आने पर हमारे कुछ मांग बैठने का डर जो था, राजीव से छिपाकर अनु ने हर उस रिश्तेदार को पत्र लिखा जो किसी प्रभावशाली पद पर था या जिनके पास मदद करने लायक संपन्नता थी। ससुर अक्सर बड़प्पन दिखाने के सिलसिले में जिन पर खूब पैसा लुटाया करते थे, वे रिश्तेदार ना कभी पूछने आए और ना ही उन्होंने पत्र का उत्तर देने का कष्ट उठाया। अनु को अपनी ठसकेदार चाची सास याद आई, जो निधि की शादी के बाद 2 महीने रुक कर गई थी। अनु से खूब सेवा करवाई थी, खूब पैर दबवाए उन्होंने, और अथर्व ईशान का रिजल्ट देखकर बोली थी, मेरे होनहारों, बहुत बड़े आदमी बनोगे एक दिन, पर इस दादी को भूल ना जाना। अनु ने उन्हें भी पत्र लिखा था कि चाची जी अपने बड़े बेटे से कहकर ईशान के पापा को अपनी आयुर्वेदिक दवाओं की फैक्ट्री में ही फिलहाल कुछ काम दे दें। कुछ तो काम करेंगे, कुछ तो डूबने से हम बचेंगे। पर पत्र का जवाब नहीं आया। राजीव की बुआ हर 1 साल के बाद भतीजे के घर आती और कम से कम महीना भर रहकर जाती थी। जाते समय अच्छी खासी विदाई की उम्मीद भी रखती और फिर आदेश दे जाती, अब की जाड़ों में मेरे लिए अंगूर गुच्छा बुनाई के स्वेटर बुनकर भेज देना। इस बार अनु आम का अचार जरा बढ़ाकर डालना और 1 डब्बा मेरे लिए भिजवा देना। इन बुआ जी को अनु ने पत्र भेजा कि अपने कंपनी सेक्रेटरी दामाद और ऑफिसर बेटे से हमारे लिए कुछ सिफारिश कर दे। इस समय हमें हर तरह से मदद की ज़रूरत है। बुआ का पोस्ट कार्ड आया था। अपनी कुशलता के अलावा बेटे और दामाद की व्यस्तता की बात थी, पर ना किसी का पता दिया था, ना फ़ोन नंबर और ना उन तक संदेश पहुंचाने का आश्वासन। 6 महीने में सब की परीक्षा हो गई। कितने खोखले निकले सारे रिश्ते, कितने स्वार्थी, कितने संवेदनहीन। अनु सूरज निकलने तक घर के काम निपटाकर सिलाई मशीन की खड़खड़ में डूब जाती। जब घर पर वह अकेली होती तभी पत्र लिखती और चुपके से डाल आती। कई महीने के बाद राजीव ने काम करना शुरू किया। मनोस्थिति और आर्थिक स्थिति के दबाव में उसे जो पहला विकल्प मिला था उसने स्वीकार कर लिया। घर आकर जब उसने अनु को बताया कि वह आरकेटी कॉलेज का गार्ड बन गया है, तो अनु को बड़ा धक्का लगा। चेहरे पर उसने शिकन न आने दी, लेकिन मन में इतनी बेचैनी थी कि वह रात भर सिलाई मशीन पर काम करती रही और सुबह निढाल होकर सो गई। नींद किसी अपरिचित स्वर को सुनकर खुली। कोठरी से निकलकर कमरे में आई तो कुर्सी पर एक लड़के को बैठा देखा। तख्ते पर बैठे राजीव के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहराई हुई थी। अनु, ये अमन है, छोटी बुआ की ननद की देवरानी का बेटा। बीए की प्राइवेट परीक्षा देगा यहीं से। अनु चौंकी। यहीं से मतलब आपके घर से? वह लड़का यानी अमन बिना हिचकिचाहट के साथ बोला। अनु पर रात की थकान हावी थी। उस पर सारे रिश्तेदारों द्वारा दिल खट्टा किया जाना वह भूली नहीं थी। उसका पति 4000 रुपए के लिए गार्ड बना सारे दिन खड़ा रहे और रिश्तेदारों के रिश्तेदार तक हमारे घर को मुफ्तखोरी का अड्डा बना ले। पहली बार उसने महसूस किया कि खून खोलना किसे कहते हैं। तुम्हारी परीक्षा में तो लंबा समय लगेगा। क्यों? अनु ने तीखी नज़रों से अमन की ओर देखा। हाँ, 1 महीना रहूँगा। तुम्हें हमारा पता किसने दिया? आपकी बुआ सास जी ने, लड़का रौब से बोला। उन्होंने कहा कि मेरे मायके में आराम से रहना, पढ़ना, परीक्षा देना, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने हमसे तो कुछ नहीं पूछा था,
भला महीने भर कोई मेरे घर में रहेगा तो मुझे परेशानी कैसे ना होगी। 1.5 कमरे में हम 4 लोग रहते हैं और बुआ जी ने तो तुमसे ये भी नहीं कहा होगा कि मेरा भतीजा और उसका परिवार भूखों मरने की हालत में है। वह क्यों कहेंगी? उनके लिए भतीजे का घर एक आराम फरमाने की जगह है बस। लड़का अवाक सा अनु को देख रहा था। राजीव भी चकित था। उसने अनु का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। वह सोच ही रहा था कि अनु उठकर अंदर चली गई। थोड़ी देर में अनु चाय लेकर आई और अमन की चाय खत्म करते ही बोली, सुनो अमन, हम खुद बहुत परेशानी में हैं। हम तुम्हें अपने साथ 1 महीने तो क्या 1 दिन भी नहीं रख सकते। राजीव उठकर अंदर चला आया। अमन उलझन में भरा हुआ अनु को देखता रहा था। अनु उसे इस तरह अपनी तरफ देखते थोड़ी पिघल उठी। बेटा, तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, अभी हमारी परेशानियों और तकलीफ़ों को क्या समझोगे। पर मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपने रहने खाने की व्यवस्था कहीं और कर लो। अमन को उठकर जाना पड़ा। उसके जाते ही राजीव अनु के पास आ बैठा और बोला, अनु, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, पर यह जरूरी था राजीव। हम अथर्व ईशान की रूखी रोटी में से क्या कटौती कर सकते हैं? क्या बुआ हमारी स्थिति नहीं जानती? मैंने उन्हें पत्र लिखा था, उन्होंने उत्तर तक नहीं दिया। तुम्हें भी समझना चाहिए कि मौके पर सब कैसे बच रहे हैं। मदद को कोई नहीं आया और ना ही कोई आएगा। तुम नाराज क्यों होते हो? नाराज नहीं हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुमने कितनी सरलता से सुलझा दिया मामला, वरना हम पर नए सिरे से कर्ज चढ़ना शुरू हो गया होता। नहीं राजीव, अब ऐसा नहीं होगा कि जो चाहे जब चाहे चला आए और पैर पसार कर पड़ा रहे। अच्छा, अगर बुआ लड़ने आ गई तो क्या करोगी? जो मुझे करना चाहिए वही करूँगी। पहले प्यार से समझाने की कोशिश करूँगी, नहीं समझेगी तो अपनी बात कहूँगी। अपने बच्चों की माँ हूँ, उनका भला बुरा तो मैं ही देखूँगी। राजीव, हमें छटनी करनी होगी, अपने परायों की छटनी। दूर के रिश्तेदार ही नहीं, पास वालों की भी तो आजमा कर देखा। बुआ क्या दूर की रिश्तेदार होती हैं, या चाची या मामी? ऐसे लोगों से आगे अब मैं नहीं निभा पाऊंगी। तुमने जितनी कठिन परिस्थितियों में मेरा साथ निभाया है, इसके बाद तो मैं यही कहूँगा कि तुम लाखों में एक हो, क्योंकि मेरे गार्ड बन जाने पर भी तुमने कोई खराब प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। ये थोड़े दिन की बात है राजीव। वहाँ गेट पर खड़े खड़े ही तुम निराश ना होना, सोचना क्या क्या संभव है, कहाँ कहाँ तुम्हारी योग्यता का उपयोग हो सकता है, उसके अनुसार कोशिश करना। देखना, एक दिन तुम जरूर सफल होगे और हमारी गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाएगी। राजीव गार्ड की ड्यूटी देने के बाद बचे समय में उपयुक्त नौकरी के लिए भागदौड़ भी करता रहा। अनु और बच्चों का पूरा सहयोग उसे मिल रहा था। राजीव और अनु कमाई के साथ किराए का पैसा जोड़कर फैक्ट्री के तनख्वाह का आधा भी मुश्किल से हो पाता, पर बच्चों की दुर्दशा नहीं होगी, उन्हें इतना विश्वास हो गया था। तभी एक दिन घर के आगे एक चमचमाती कार दिखी और उससे लग शिखा उतरी। अनु ने लपककर शिखा को गले लगाया और पूछा, कार कब खरीदी? शिखा का मुंह फूला हुआ था। अंदर आते ही वो भैया पर बरस पड़ी। भैया, तुमने मेरी भी नाक कटा कर रख दी। अपनी तो खैर कटाई ही कटाई। कैसे कट गई तुम्हारी नाक? राजीव ने आश्चर्य से पूछा। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें उस स्कूल में गार्ड बनने की? जानते हो, वहाँ मेरे चाचा ससुर का पोता पढ़ता है। उसने हमारी शादी के फोटोग्राफ्स देखते हुए तुम्हें पहचान लिया। सबके बीच में वह बोला, यह तो अपने स्कूल का गार्ड है। तुम्हें गार्ड ही बनना था तो कहीं और बनते, स्कूलों की कमी है क्या? तो तुम भी कह देती कि यह फोटो वाला भाई तो मर चुका है, वह गार्ड कैसे बन सकता है? उसका भूत गार्ड बन गया हो तो बन गया हो। शिखा का गुस्सा और तिरस्कार भरा चेहरा देख राजीव भी उबल पड़ा था। बुरी बातें ना बोलो राजीव, अनु ने डांटा। मेरा खून खोल रहा है अनु, मुझे बोलने दो। यही बहन है जिसकी फरमाइशें पूरी करने में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लुटा दी। आज मेरा पैसा मेरे पास होता तो काम आता कि नहीं? पिताजी ने अपनी जिम्मेदारी मेरे सिर डाल दी और इसे भी शर्म नहीं आई। शिखा, तुम बड़ी इज्जतदार हो तो अपने घर में रहो,
मुझ गरीब के घर क्यों आती हो? अब जाकर कह देना अपने रिश्तेदारों से कि मेरा भाई मर गया। शिखा भाई को आंखें तरेर कर देख रही थी। भाभी समझा लो भैया को। आंखें तरेर कर शिखा बोली। अब मुझे ज्यादा गुस्सा ना दिलाए। अभी तुम गुस्सा दिखाने की बेशर्मी करोगी शिखा? अनु ने आश्चर्य से कहा। सब रिश्तेदार आजमाए परखे मैंने, कठिन समय में सब झूठे निकले, पर तुमसे मेरा मन इतना अंधा मोह रखता था कि तुम्हारी सारी बेरुखी के बावजूद भी मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो पाई। इतने लंबे संघर्ष और कष्ट के बावजूद तुम्हारे भैया ने कभी तुम्हें नहीं कोसा, और तुम ही यह भाषा बोल रही हो। अभी तो तुम्हारे भैया ने ही कहा था, अब मैं भी कह रही हूँ कि समझ लो हम मर गए तुम्हारे लिए, समझी? जितना तुम अपनी विदाई में फुकवाओगी उतने में हम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े जूते खरीद लाएंगे। सारी कटौती मेरे बच्चों के लिए ही क्यों हो? अब बैठी बैठी मुंह बाएं क्या देख रही हो? यहाँ से उठो और अपनी कार में बैठो, अपने घर जाओ और इज्जतदारों की तरह रहो। हम गरीबों को अपना रिश्तेदार समझो ही मत। शिखा पैर पटक बड़बड़ाती चली गई। मेरी बला से भाड़ में जाओ सब, भीख मांगो दरवाजे दरवाजे जाकर, यही बाकी रह गया है। निश्चिंत रहो, तुम्हारे दरवाजे पर कभी मांगने नहीं आएंगे। राजीव अंदर से चीखा। शांत हो जाओ राजीव, अच्छा हुआ कि हमारा अंधा मुंह टूट गया। देख लिया अपनों को, अपनी प्रतिष्ठा के आगे उन्हें हमारे पेट का भी कोई महत्व नहीं दिखता। हम भूखे मर जाए पर उनकी इज्जत ना घटे। अच्छा है कि अपने परायों की छटनी हो रही है। उठो, तुम्हें आज इंटरव्यू देने जाना है। नहा धोकर तरोताजा हो जाओ। अगर यह नौकरी तुम्हें मिल गई तो साथ ही रूठी हुई बहन भी मिल जाएगी। टूटे हुए रिश्तों की डोरियां अगर जुड़ती भी है तो उनमें गांठ पड़ जाती है। तुमने इतने लंबे समय तक मुझ में कुंठा की गांठ नहीं पड़ने दी, अब दूसरी गांठों की भी बात मत करो। नहीं करूँगी, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। तुम खुश रहो, मेरे बच्चे सुखी रहें, मैं बस यही चाहती हूँ, और मैं हमेशा इसी कोशिश में लगी रहूँगी। तुमने इस गार्ड का मन सुकून से भर दिया है, और अब इसका मन बोलता है कि यह कल के दिन से फिर नई जगह पर नए सिरे से टेक्नीशियन का काम करेगा, अपने हुनर और मेहनत के बलबूते, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से भरा पूरा। तथास्तु। अनु ने वरद मुद्रा बनाई और राजीव मुस्कुराता हुआ इंटरव्यू के लिए तैयार होने लगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।